देखिए, अगर जेट्रोफा की बात करें तो एक प्रकार से ये बायोडीजल वाला पौधा है, यानी कि इससे एक प्रकार से डीजल बन सकता है, बनाया जाता है इससे डीजल, जिसको आप बायोडीजल कहते हैं। अगर आप देखोगे कि ये जो है वो आपका बायोडीजल बनाने के लिए ये पौधा जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। इसको ब्राजील में मुख्य रूप से इसको उगाया जाता है। ब्राजील की मुख्य फसल के रूप में या मुख्य पौधे के रूप में जो है वो ब्राजील में आपका उगता है। इसके जैसे भारत में भी कई पौधे उगाए जाते हैं, जैसे आपका करंज हुआ, पोगेमिया हुआ, तो ये आपके भारत में भी बायोडीजल के इसी से जैसे कुछ पौधे जो है वो क्या किए जाते हैं, आपके उगाए जाते हैं। तो भारत में केवल आप क्या नाम याद रखेंगे, करंज और पोगेमिया, जबकि ब्राजील का ये जो पौधा है जिसको हम क्या कहते हैं, तो जेट्रोफा कहते हैं। तो पूछा जाता है, पेपर में कई बार आया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल फसल है। तो आपकी बायोडीजल फसल के तौर पर आप जेट्रोफा को याद रखेंगे, पोगेमिया को याद रखेंगे और करंज को याद रखेंगे। तो ये तीन जो है वो बायोडीजल के पौधे हैं। चलिए आगे चलें। यूकेलिप्टस, अगर ये कहें, ये देख रहे हो आप यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा भी कहते हैं, देखा होगा कि आपने आसपास, अपने आसपास ही आपके पाए जाएंगे। आप यहाँ आप आसपास भी अगर आप देखोगे तो अपने आसपास भी ये क्षेत्र में मिलेंगे। ये लंबे लंबे रहेंगे, जैसे कि आपका पूरा का पूरा जमीन से एकदम ऊंचाई तक चला जाएगा, फिर ऊपर थोड़ी बहुत ऊंचाई पर आपके पेड़ में ये पत्तियां थोड़ी बहुत आपकी लगी रहेंगी। ये बिल्कुल भी छायादार वृक्ष नहीं है, इसमें न तो कोई फल आता है, लेकिन इसकी जो लकड़ी है वो लकड़ी क्या लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। जो बांस बल्ली है उनके लिए ये लोग क्या करते हैं, उस कार्य के लिए ये लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये कहा, यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, यानी कि इसको ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का ही उपज है। स्थानीय भाषा में इसको सफेदा या बल्ली कहते हैं, मतलब अपन लोग स्थानीय भाषा में इसको सफेदा या बल्ली कहते हैं। लेकिन यह सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु या आतंकवादी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ये सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु कहा जाता है। तो ये इसलिए शत्रु कहा जाता है क्योंकि जहां पर ये पौधा उगता है, वहां जिस मृदा में ये उगेगा, जिस जगह पर उगेगा, उस जगह की मृदा में जितनी की जितनी नमी रहेगी, जितना का जितना जल रहेगा, उस जल को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अपने आसपास लगभग कई मीटर के एरिया की जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जब कई मीटर के जल को ये अवशोषित कर लेगा तो और पौधे जो है वो आपके क्या कर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो जब अन्य पौधे सूख जाएंगे और केवल यही पौधा रहेगा, तो एक प्रकार से पारिस्थितिकी शत्रु या पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में जो है वो जाना जाता है, क्योंकि अन्य जीव जंतुओं को ये क्या करेगा, सुखाने का काम। जब अन्य जीव जंतु सूखेंगे तो उस पर रहने वाले, उस पर आश्रित, जब अन्य पेड़ पौधे सूखेंगे तो उस पर आश्रित जो जीव जंतु होंगे वो भी क्या होंगे, आपके क्षतिग्रस्त होंगे, यानी उनको भी क्या होगी, इससे हानि होगी। तो यदि हम कहें, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये सही है, भारत के लिए यह नहीं है, क्योंकि इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जबकि आपके ऑस्ट्रेलिया में भूमिगत जल स्तर बहुत अच्छा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सभी जगह नहीं, कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया में भूमिगत जल स्तर अच्छा है। जब ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप कहें, जाना क्या है ऑस्ट्रेलिया में, देखना ये आपका लगभग इस प्रकार का जो है वो, ये आपका एक ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ये बन जाता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप रहेगा, इस ऑस्ट्रेलिया में इस तरफ ये जो भाग है, ये तो लगभग जो है शुष्क रूप में जाना जाएगा, लेकिन इसके ऊपर का जो भाग रहेगा ये, और इसका ये भाग, यहाँ पर सर्वाधिक पानी की मात्रा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इस प्रकार के पानी, इस प्रकार का जल स्तर है कि यहाँ पर तो एक प्रकार के कुएं आप क्या कर सकते हो, खोद सकते हो, और बहुत ही कम गहराई, 10-10 फीट की गहराई पर ही आपको क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कुएं उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि पानी की यहाँ पर अत्यधिक उपलब्धता रहती है। तो जब पानी की उपलब्धता रहेगी, कम ही गहराई में आपको पानी उपलब्ध हो जाएगा, तो कम गहराई में पानी उपलब्ध होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पौधा आपका क्या है, सही है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पौधे को तो सही माना जाएगा, लेकिन भारत में चूंकि पानी की कमी है तो भारत के लिए ये पौधा सही नहीं माना जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पानी की अधिकता है, जबकि भारत में पानी की भारत में पानी इतना अधिक नहीं है। भारत में भूमिगत जल स्तर क्या है, कम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भूमिगत जल स्तर क्या है, आपका बहुत अधिक है। यह पौधा तो लगभग एक पौधा 40 लीटर पानी पीता है पर डे के हिसाब से, यानी कि एक दिन में उसको 40 लीटर पानी की आवश्यकता चाहिए है, और ऑस्ट्रेलिया में पानी की मात्रा अधिक है, जिस कारण से इस पौधे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अधिक उगते हैं, अपने भारत में कम। यह पौधा अधिक जल पीता है एवं जल अपव्यय भी अधिक करता है, जिससे जल संकट क्या है, बढ़ जाता है।
अब जल अधिक पीता है ये बात समझ गए, लेकिन जल अपव्यय क्यों करेगा? तो जल अपव्यय इसलिए जितना का जितना ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, इतना ज्यादा पत्तियां हैं नहीं, थोड़ी बहुत ही पत्तियां इसके ऊपरी क्षेत्र पर रहती हैं, तो ये सारे के सारे पानी को बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से क्या कर देता है, वायुमंडल में उड़ा देता है। तो इस कारण से ये जल का एक प्रकार से क्या करता है, अपव्यय करता है, जिससे जल संकट क्या है आपका बना रहता है। तो ये वहीं उगता है जहां पर जल की अधिकता हो। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि कुछ क्षेत्रों में जल की अधिकता है, तो वहां पर ये जो है आपका अधिक उगाया जाता है, वहां पर अधिक देखने को मिलता है। अपने भारत में क्रोटन, ये भी एक प्रकार का पौधा है। इस क्रोटन के बारे में कहें तो ये जो क्रोटन पौधा है, देख रहे हो कि एक प्रकार से जल में आपका एक गमले में लगाया गया है, तो ज्यादा बड़ा होता नहीं है ये पौधा, छोटे छोटे पौधे होते हैं। इस पौधे का मुख्य काम क्या है वो भी समझा देते हैं। दो चीजें याद रखना है, जल का सूचक, जल की सूचना देने वाला क्रोटन है, और वायु की सूचना देने वाला या वायु प्रदूषण की सूचना देने वाला लाइकेन है। दो आप याद रखेंगे कि जल स्तर की कमी या जल की उपलब्धता बताने वाला पौधा क्रोटन है। ये क्रोटन पौधा है। कैसे जल की उपलब्धता को बताता है, तो यहां पर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो है वो आपको जल की उपलब्धता को बता देगा। देखना, मान लिया ये आपका जमीन है, इस जमीन के अंदर आपने मुख्य फसल लगा दी है, ठीक है ना, आपने एक प्रकार से मुख्य फसल लगा दी है, साथ में आपने इसी के साथ क्रोटन भी लगा दिया है। साथ में आपने क्या लगा दिया है इसी के साथ, क्रोटन। क्रोटन, ये जो क्रोटन पौधा है, साथ में आपने ये क्रोटन पौधा भी यहां पर क्या कर दिया है, लगा दिया है। तो अब आपने जब क्रोटन पौधा लगा दिया है, तो जो मुख्य फसल रहेगी उस मुख्य फसल की जड़ें तो अंदर तक रहेंगी, लेकिन क्रोटन की जो जड़ें रहती हैं वह उथली ही रहती हैं, ज्यादा गहराई तक क्रोटन की जड़ें नहीं जाएंगी। अब जब इसके अंदर आप जल स्तर देखोगे कि इसमें जो है वो आपका पानी भरा पड़ा है, मृदा के अंदर पानी है, मृदा के अंदर क्या है, पानी है। मुख्य फसल के साथ इसको लगा देते हैं ताकि ये जल की क्या देता है, सूचना। ये प्राकृतिक सूचना देने वाला एक प्रकार से सूचक है प्राकृतिक जल का, कि किस मृदा में जल की कमी हो रही है। अब ये कैसे बताएगा, तो बताने का रीजन भी इसका बिल्कुल सरल है। मुख्य फसल की जड़ नीचे तक जा रही है, इसकी जड़ जो है वो ऊपर तक ही रहती है, उथले ही भाग में जो है वो मृदा में रहती है। जैसे पानी का जल स्तर ऊपर से ही पानी सूखना प्रारंभ करेगा, तो ऊपर से जैसे पानी सूखना प्रारंभ करता है, यानी कि जल स्तर, जो जल है वो पेड़ को हमने सिंचित करने के लिए खेत में डाल दिया, लेकिन वो जल जो है वो आपका कम होना प्रारंभ हुआ क्योंकि सूखना प्रारंभ हुआ खेत। तो जैसे ही ये मान लो यहां तक पहुंच गया, यहां तक ये आपका जल स्तर यहां तक पहुंच गया, यानी कि इस भूभाग तक, इस लाइन तक जो है वो अब आपका पानी है। तो इस लाइन तक पानी है, तो ये जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल तो नहीं सूखेगी, लेकिन ये क्रोटन की जड़ ऊंचाई पर है, तो क्रोटन आपका क्या करने लगेगा, यहां पर सूखने लगेगा, मुरझाने लगेंगी इसकी पत्तियां। और जैसे ही ये सूखने लगेगा तो किसान समझ जाएगा कि अब जल स्तर क्या होने लगा है, कम होने लगा है, और अब हमको मुख्य फसल को पानी की आवश्यकता है, तो हमको क्या दे देना चाहिए, पानी दे देना चाहिए, ताकि हमारी मुख्य फसल ना सूख पाए। तो याद रखना कि एक प्रकार से ये जल के लिए प्राकृतिक सूचक का काम करता है। मृदा में इसको मुख्य फसल के साथ हम लोग लगा देते हैं, और उस मृदा में जल की उपलब्धता है अथवा नहीं है, उसकी सूचना समय समय पर क्या करता रहता है, किसानों को देता रहता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जल की सूचना देने वाला एक प्राकृतिक पौधा कहेंगे, जो जल की सूचना देगा। किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर, इसकी जड़ें, क्रोटन की जड़ें कम गहरी आती हैं, और ये जो कोई मुख्य फसल है उसकी जड़ अधिक गहरी है। अब गेहूं की कोई फसल है, चना है, मटर की फसल है, उसके साथ इसको लगा देते हैं जगह जगह, तो जैसे ये सूखने लगेगा समझ जाएंगे कि अब जल स्तर कम होने लगा है, तो हम जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे, जल जो है वो मृदा को उपलब्ध करा देंगे, ताकि मुख्य फसल हमारी सूख ना पाए। ठीक है, बस केवल ये काम है इसका। तो इसको यही समझते हैं, ये जल की सूचना देने वाला प्राकृतिक स्रोत है। यह पौधा बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए, वही किस आधार पर, इसी आधार पर कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है, वही हमने बताया, मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा नीचे नहीं होती हैं, यानी कि उथली जड़ें इसकी होती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं या सूखने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि अब फसल को पानी की क्या है, जरूरत है। बात समझ पाए। इसका प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है, अपने यहाँ तो नहीं किया जाता। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो यूरोपीय देशों में, जो आपके यूरोप है, आपका पुर्तगाल हुआ, आपका जो जितने के जितने आपकी यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर इस फसल का क्या किया जाता है, अधिक उपयोग किया जाता है। इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब यूरोपियन कंट्रियां हैं। चलिए,
फिर अगर है नीम, तो ये नीम देख रहे हो, ये नीम के पौधे हैं, देख रहे होंगे, इसमें बहुत धुंधला चित्र लिया गया है, शायद साफ ना दिख रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यह एक प्रकार से पतझड़ वृक्ष है, यानी कि जब देखा होगा आपने, एक समय आता है नीम की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर इसमें नए पत्ते आते हैं, फिर उगाते हैं, यानी कि वसंत का मौसम आता है तो नए पत्ते, उसके पहले पतझड़ आता है तो उसमें इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो पतझड़ वृक्ष है। इसकी जड़ें मूसला होती हैं, देखना ये दो जड़ें होती हैं, एक तो मूसला जड़ है और एक आपकी झकड़ा जड़ है। तो मूसला जड़ का मतलब क्या है, जब आपकी ये जड़ जो गई है इस प्रकार से मृदा में, और इसके साथ ये जो है वो आपकी इस प्रकार से जो जड़ें हो इस प्रकार से, और ये मूल रूप से मुख्य जो जड़ है वो आपकी अंदर तक बढ़ती है, तो मुख्य शाखा के साथ, ध्यान रखना, मुख्य जड़ के साथ अन्य शाखाएं भी निकली रहेंगी, तो उसको हम कहेंगे मूसला जड़। लेकिन कोई कहे झकड़ा जड़ किसे है, या जिसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं, तो झकड़ा जड़ में जैसे आपने किसी घास के पौधे को उखाड़ा है, तो आप घास के पौधे को जब उखाड़ोगे तो उस घास के पौधे के आसपास ऐसी मिट्टी लगी हुई मिलेगी आपको, इस प्रकार की जड़ें जो है वो दिखेंगी। तो जब शुरुआती बिंदु से ही कई जड़ें आपकी निकलती हुई दिखाई दें, तो ये जड़ें जो है आपकी क्या कहलाई है, झकड़ा जड़ें कहलाई, जबकि ये जड़ जो है वो क्या कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है ना। तो अपन अभी वनस्पति जगत में और पढ़ेंगे, आपके प्राइमरी में तो नहीं है लेकिन जूनियर में जो है प्रश्न आता है। ये अपस्थानिक जड़ है या इसको झकड़ा जड़ कहते हैं, ये आपकी मूसला जड़। मूसला जड़ और झकड़ा जड़ के आधार पर वो कहते हैं कि एक बच्चा है, उसने एक पौधे को निकाला है, और वो अगर उसमें पौधे का नाम देगा तो कहेगा कि घास के पौधे को निकाल करके उसको मिट्टी में, उसकी मिट्टी को पानी में साफ करता है, फिर देख रहा है कि उसकी जड़ें जो है वो ऐसे दिख रही हैं जैसे कि तार जैसे जो है वो रेसे निकले हों। बताइए कि आखिर यह किस प्रकार की जड़ों का उदाहरण होगा, तो वो मूसला जड़, मूसला जड़ या ऑप्शन में होगा मूसला या अपस्थानिक या झकड़ा, जो भी दिया हो, या कोई और, तो आपको टिक करना पड़ेगा कि आपकी जो है वो अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ कहलाएगी। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके आते हैं। तो ये जो है वो आपकी इसमें मूसला जड़ होती है, मतलब मुख्य जो जड़ रहेगी। अब अच्छा, ये भी बात सही है कि जो मूसला जड़ रहेगी वो अधिक गहराई में जाएगी, जो मूसला जड़ रहेगी वो अधिक गहराई में जाएगी, जो झकड़ा जड़ है वो आपकी अधिक गहराई में नहीं जाएगी। आपने देखा होगा कि जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ झक्कड़ होते हैं, घास होती है, इन सभी में जो है वो कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो आपकी झकड़ा जड़ पाई जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जैसे पीपल है, आम है, नीम है, तो आपके बरगद है, इन सभी में जो जड़ें पाई जाएंगी वो अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ पाई जाएंगी। ये अधिक गहराई में जाएंगी, तो अधिक गहराई में जाकर वृक्ष को क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। लेकिन इनका जो है वो अधिक गहराई नहीं रहेगी, कम गहराई रहेंगी, लेकिन मूल बिंदु से ही कई जड़ें जो है वो निकली हुई होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मूल जड़ जाएगी, उसके अगल बगल में जो है वो कुछ रोम निकले रहेंगे, ऐसी जड़ नहीं पाई जाएगी। अगर ऐसी है तो मूसला और वैसी है तो अपस्थानिक। तो इसमें जो जड़ है इसको मूसला जड़ कहते हैं। इसके फल को देखा होगा कि इसका फल जो है वो किसी काम का नहीं है, निबोई जिसको कहते हो, तो निबोली लिखा है, इसकी जो फल है उसको निबोली कहा जाता है। ये तो आप जानते हो कि इसको कोई प्रयोग में नहीं लाते हैं। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत ही उपयोगी वृक्ष है, यानी कि वैसे देखा जाए तो हमारे कोई काम का नहीं, ना तो इसकी रोग उपचार के लिए अगर देखा जाए तो उपयोगी है, नहीं तो ना तो इसमें कोई खाने का फल मिलता है। आप भी जानते हो किसी भी प्रकार के खाने का फल इसमें नहीं मिलता। ये निबोली फल है, निबोली फल को कहा गया, इसके फल को निबोली कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कई बीमारियों में भी ये क्या होता है, आपका उपयोगी होता है। पहले लोगों को बुखार वगैरह आता था, इसी नीम का काढ़ा बना के पिला देते थे कि वो व्यक्ति क्या हो जाता था, सही हो जाता था। तो चूंकि अब नहीं, अब तो चूंकि दवाइयां हो गई हैं तो अब नहीं। ये एक जैविक कीटनाशक उत्पादक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पत्तियों को अगर हम गेहूं वगैरह के साथ रख दें या अनाज वगैरह को सुरक्षित रखना है, उसमें अगर हम नीम की पत्तियों को डालकर रख दें तो अनाज वगैरह या गेहूं या जो भी आपका अनाज या कोई भी फसल है वो क्या रखी जा सकती है, कई अधिक समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कीटनाशक का उत्पादक यानी कि जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। चलिए अब तुलसी के बारे में ही पढ़ा है, तो यहाँ ये तो थोड़ी पढ़ना कि ये तुलसी क्या है। तुलसी के बारे में बस देख लेते हैं कि इसको भारतीय संस्कृति में ये एक प्रकार से पूजनीय माना गया है। ये पेड़ नहीं है, ये शाक है। शाक का मतलब वही झाड़ और झाड़ियां जो होती हैं, तो वह भी एक प्रकार का शाक में आता है। इसके औषधीय गुण के कारण इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। तो पेपर में ये पाया गया है, जड़ी बूटियों की रानी एक फल है, एक वृक्ष, एक पौधा है जिसको जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं।
उसकी आयु, उसका जो है भारतीय संस्कृति में उसको बहुत ही पूजनीय माना गया है। बताइए कि वह पौधा किसका हो सकता, तो तुलसी का होगा, वो आपको याद रखना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कैंसर, दांत रोग, श्वास संबंधी रोग और सर्दी जुकाम में ये क्या होता है, अत्यंत फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार के पॉइंट भी आप याद रखेंगे अगर पूछा जाए तो। इसके बाद अगर कहें केला, तो ये केला देखा होगा आपने, इस प्रकार के जो ये आपके केला है, ये केले का वृक्ष है, ये केले जो फल है के रूप में लगे हुए हैं। इसका देखा हुआ आपने, केला पेड़ नहीं, ये भी एक शाख है, क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। साथ में केले के फल एवं फूल दोनों खाए जा सकते हैं, यानी कि इसका फूल भी खाया जाता है और इसका फल भी खाया जाता है। चलिए आगे चलें। इसके बाद कुछ पौधे हैं, जैसे ये मरुद्भिद पौधा है। मरुद्भिद यानी कि जो रेगिस्तानी स्थानों पर आपके उगते हैं, जहां पर जल की कमी पाई जाती है और अत्यधिक शुष्क क्षेत्र होता है, वहां पर आपके कौन से पौधे उगते हैं, मरुद्भिद पौधे उगते हैं। इसको आप कह सकते हो मरुद्भिद यानी कि मरुस्थलीय भागों में। तो मरुस्थलीय भागों में उगने वाले पौधे जो मरुद्भिद हैं, ये कटीले होते हैं। इनका जो पत्तियां होता है या ये जो पौधा होता है, एक प्रकार से गूदेदार होता है। गूदेदार का मतलब क्या देख रहे हो, इसकी जो पत्तियां हैं वो मोटी मोटी रहेंगी, गूदेदार रहेंगी, और इसकी पत्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार की कटीले कांटे निकले हुए रहेंगे। बात समझ पाए? तो इसी को समझते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या पॉइंट है। तो ये लिखा है, ये पौधे मरुस्थल रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाए जाएंगे। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, इनकी जड़ें भी लंबी पाई जाएंगी। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होंगी, ये देख रहे हो इनकी पत्तियां जो है वो छोटी छोटी हैं, या फिर पत्तियों कांटों का रूप ले लेती है, यानी कि जो पत्तियां हैं वो आपकी कांटों का रूप लेती है। तो कांटों का रूप क्यों ले लेती हैं और पत्तियां छोटी क्यों रहती हैं? पत्तियां जितनी छोटी रहेंगी उतना ही वाष्पोत्सर्जन कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर पत्तियां छोटी हैं तो सूर्य का प्रकाश कम हिस्से पर पड़ेगा, और पत्तियां अगर बड़ी हैं, फैली हुई हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो अधिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश अधिक क्षेत्रों पर पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी अधिक होगी। समझ पाए? तो याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आपकी क्या होती है, इसमें कम होती है। नागफनी या कैक्टस में तना हरा व गूदेदार होता है, और मोम की परत से ये क्या होता है, आपका ढका होता है। तो याद रखना, इसमें नागफनी, ये जो कैक्टस जिसको आप कहते हैं, इसमें तना हरा एवं गूदेदार होता है। वही जो हमने आपको बताया कि तना हरा रहेगा और गूदेदार रहेगा। मोम की परत से ढका हुआ होता है, यानी कि मोम की पूरी एक लेयर रहेगी जिससे इसका जो तना है वो ढका रहेगा। इसमें तना ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, क्योंकि इसमें जो पत्तियां हैं वो ना के बराबर होती हुई हैं, तो वही मोटी और गूदेदार। तो आपका जो तना है वही आपका क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। कौन कौन से उदाहरण है, तो आपका बबूल रहेगा, कीकर रहेगा, कैक्टस, ये सारी के सारे जो है वो मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत जो है वो आएंगे। फिर अगर कहें यहीं पर ये दिया गया है समुद्रभिद। अब समुद्रभिद का मतलब क्या, तो इसके चित्र नहीं लिए, बस केवल पढ़ लेते हैं। ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम समुद्रभिद कहते हैं। इसमें तना ठोस होता है एवं शाखा युक्त होता है। इसके पत्ते साधारणतः, ध्यान रखना है, इसके पत्ते जो रहेंगे वो साधारणतः बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के रहेंगे। जैसे आप समझ सकते हो, उदाहरण के तौर पर मटर हुआ, मक्का हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ, ये सारे के सारे पौधे जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, किसके पाए जाएंगे, तो समुद्रभिद के जो है वो आपके पाए जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो उससे। ये सारी चीजें जो है वो आपकी सरल ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए। जलोद्भिद, ये जो जलोद्भिद है यानी कि ये जल में पाए जाने वाले कुछ पौधे हैं। जैसे आपको एक दिखाया गया है कि एक कमल है, उसका फूल है, ये इस प्रकार से जो है वो आपका बना हुआ है। तो ये जो खारे पानी वाले पौधे या जिनको जलोद्भिद कहते हैं, यानी कि जो जल में ही आपके क्या हो, उत्पन्न हो या जल में ही पाए जाएं, तो ये जलोद्भिद पौधों की विशेषता को भी समझ लेते हैं। जलोद्भिद क्या है? ये पौधे जल में पाए जाते हैं। इन पौधों में क्या चीज है, इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है, क्योंकि पानी में रहेंगे तो जड़ जो है वो छोटी छोटी रहेगी, जड़ तंत्र कम विकसित रहेगा। इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है, जैसे कि कमल, यानी कि हल्की पतली मोम की परत रहेगी, जिससे कि ये पानी में गले ना, क्योंकि पानी में रहेंगे तो गलने का डर रहेगा, इसलिए हल्की मोम की परत रहती है, जैसे कि कमल। जलमग्न पौधों में पत्तियां जो है वो पतली रहती हैं और सक्रिय भी होती है। जो पौधे जल के अंदर डूबे रहेंगे उनकी पत्तियां पतली भी रहेंगी और सक्रिय भी रहेंगी, जैसे कि आपका हाइड्रा वगैरह हुआ। उदाहरण के तौर पर कमल है, जल लिली है, हाइड्रा है, ये सब किसके उदाहरण रहेंगे, तो ये आपके सारे के सारे आप याद रखोगे जलोद्भिद या खारे पानी का उदाहरण रहेंगे, जलोद्भिद जिसको कहा जाए। फिर इसके बाद अगर कहें तो एक दिया गया है आपका लवणोद्भिद। लवणोद्भिद का मतलब क्या है, ये देखा होगा आपने, ये जो आपका बना हुआ है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि समुद्र के नजदीक भागों में, यानी कि जहां पर खारे पानी की उपलब्धता रहेगी वहां पर कौन से पौधे पाए जाएंगे, तो लवणोद्भिद पौधे पाए जाएंगे।
तो जहां जहां पानी की अधिकता होगी या जहां लवणीय पानी रहेगा या नमकीन पानी रहेगा, तो कह सकते हो दलदली या खारे पानी वाले क्षेत्रों में क्या रहेंगे, ये पौधे आपके उगाएंगे। दलदली क्षेत्र अधिकतर ये जो पौधे आपके उगते हैं, ये जो पौधे जितने के जितने ये पौधे हैं, ये मैंग्रोव के बनों, यानी कि जो आपकी मैंग्रोव या सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, उस सुंदरवन के डेल्टा में ही इस प्रकार के पौधे या इस प्रकार की वनस्पति जो है वो आपकी उगती है। या सुंदरी वृक्ष अगर कहा जाए तो इसी का उदाहरण है आपके लवणीय पौधे के। इस पौधे में जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आती हैं ताकि वे क्या कर सकें, वायु ले सकें। यानी कि इन पौधों में जो देख रहे हो, ये देख रहे हो जड़ें, ये जड़ें जो है वो पानी के ऊपर निकल आई हैं ताकि वो क्या कर सकें, वायु ले सकें। ये पौधे दलदली या खारे पानी वाले क्षेत्रों में क्या कर जाएंगे, पाए जाएंगे। इनको मैंग्रोव या सुंदरी वन कहा जाता है। सुंदरी वन के डेल्टा या सुंदर वन के डेल्टा या मैंग्रोव वनस्पति जो है वो आपकी पूरी इसी पर आधारित रहती है। अपने भारत में ये केवल कहां पाए जाएंगे, तो जहां पर गंगा यमुना का पानी समुद्र में गिर रहा है, उसी के मुहाने पर जो है वो आपका क्या होगा, ये आपका जो है वो वनस्पति उगाएगी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये आतपोदविद या हेलियोफाइट पौधा है या सूर्य प्रकाश प्रेमी है, यानी कि ये केवल सूर्य के प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ये पर्वतीय चारागाह, घास स्थल आदि पर पाए जाते हैं, जैसे मुलिन हुआ, गुलाब हुआ, सूरजमुखी हुआ, यानी कि ये पौधे भी आपके रहेंगे। फिर अगर कहें, इनको बस केवल पढ़ लेना है, स्कियोफाइट कहें कि ये छाया में उगते हैं, जैसे ऑर्किड हुआ, फन हुआ, काली मिर्च हुई, यानी कि ये पौधे केवल किस में रहेंगे, तो आपके छाया में। हाँ, आप इनको घर के ऑफिस के अंदर रखने वाले पौधे में एलोवेरा है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, पैथोस है, स्केन प्लांट है, एरिका पाम है, पाइन है, प्लांट है, पोस्टोन है। यानी कि ये कुछ पौधे, लेकिन इतने नाम तुम याद नहीं रखोगे। कह सकते हो कि यहाँ घर या ऑफिस के अंदर रखने वाले कुछ पौधे भी हैं जो आपके पाए जाएंगे। बस केवल इतना सा ही आपको पढ़ना था। लास्ट के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ा दिए हमने तुम्हें सारे, ठीक है। अब यहीं रुक जाते हैं क्योंकि